नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। देखिए, आयुर्वेद और साइंस इन दोनों का आपसी मतभेद शुरू से ही बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस बहुत अच्छी है, साइंस के प्रयोग बहुत अच्छे हैं, साइंस एक जिम्मेदारी के साथ में चीजों को, बीमारियों को खत्म करती है। वहीं आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद हजारों साल पुरानी प्रथा है और पद्धति है। उस पद्धति से लाइलाज बीमारियों का इलाज भी संभव है। तो ऐसे में इनको लेकर के वाद विवाद लगातार जारी रहता है। अभी आपने हाल ही में रामदेव बाबा का भी विवाद सुना होगा। कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्टों को लेकर के उनके ऊपर भी केस चला, काफी सारी बहसें हुई, टीवी डिबेट्स हुई। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आयुर्वेद और साइंस दोनों शुरू से ही एक द्वेष भावना की भावना रखते हैं। मैं द्वेष भावना इसलिए कह रहा हूं, हालांकि इस शब्द को गलत ना लेकर के जाए, मैं द्वेष भावना इसलिए कह रहा हूं, वो कहता है कि साइंस गलत है, आयुर्वेद कहता है कि साइंस अभी कुछ दिन पहले आया है। वहीं आयुर्वेद साइंस कहता है कि आयुर्वेद तो केवल एक किताबी ज्ञान है, वो किस तरीके से बयां किया जा सकता है, कैसे उसका उपचार किया जा सकता है। तो इसी सब चीजों को लेकर के आज हम चर्चा पर बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक लल्लन टॉप, एक प्रसिद्ध नेशनल चैनल लल्लन टॉप चैनल पर एक डिबेट रखी गई थी, जहां एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रवि। इनका नाम है डॉक्टर आबी। मैं आपको डॉक्टर आबी बोलूं या द लिवर डॉग बोलूं? डॉक्टर अभी बोल रहे हैं। ठीक। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आयुर्वेद की तमाम सारी चीजों को लेकर के उन्होंने टिप्पणियां की हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के न्यूज 11 ने आज हमारे साथ में इस चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ में आज मशहूर डॉक्टर, इंडिया के टॉप मोस्ट क्षारसूत्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक शर्मा हमारे साथ में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब का परिचय ऐसे दे देता हूं। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब को, कुछ ही समय पहले ही डॉक्टर साहब को 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हुए हैं। इसी के साथ में कई अन्य रिकॉर्ड डॉक्टर साहब के नाम हासिल हुए हैं। वृंदावन का नाम गौरवान्वित किया है और इसके साथ साथ में पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा, एक लल्लन टॉप चैनल पर एक डिबेट हुई थी, जिस डिबेट में एक रवि करके जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद जो पढ़ाई करते हैं, जो बीएमएस की पढ़ाई करते हैं, वो हजारों साल पुरानी किताबों को पढ़ते हैं, वो उन ज्ञानों को पढ़ते हैं जो केवल किताबों में ही बंद है। आयुर्वेद उनकी समझ में, जो उनका जो कथन था, उनकी समझ में आयुर्वेद नथिंग। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? लेकिन आयुर्वेद का जो एजुकेशन सिस्टम अभी भी बीएमएस होता है ना, बैचलर्स इन आयुर्वेद एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, जो पढ़ते हैं वो जो स्टूडेंट्स, वो अभी भी उस ज़माने का ये पढ़ते हैं। क्योंकि ये इसका कारण वो बोलते हैं कि इसका कारण ये बैक्टीरिया नहीं है, एनवायरनमेंट है। और क्या बोलते हैं, राक्षस से कवर टू कवर मैंने पढ़ाई किया है, उसका जो सिलेबस में जो है यही सीखे जाते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुद्दा उठाया, लोगों के सामने ये बात रखी, क्योंकि वो एक सिंगल डिबेट थी जैसे आपने मुझे दिखाया, और सिंगल डिबेट में कोई कैसा भी कह सकता है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ कि कोई और एमबीबीएस डॉक्टर आए, या अंग्रेजी को मानने वाला डॉक्टर, या फिर साइंस को मानने वाला डॉक्टर आए और सामने डिबेट करे। तो पहला तो ये कि सामने डिबेट तो 2 लोगों के बीच होती है, सिंगल डिबेट नहीं होती। अब रही बात उनकी कि आयुर्वेद की जो पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं और नया कुछ नहीं हुआ, तो मैं उनको बता दूं, क्योंकि उनका जो मैंने वीडियो देखा, तो सिर्फ मुझे यही समझ में आया कि उनको अभी पूरा ज्ञान नहीं है, उन्होंने पूरा साइंस भी नहीं पढ़ा है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। क्योंकि जितने भी साइंस के लोग हैं वो सारे आयुर्वेद पढ़ते हैं। जितनी भी रिसर्च हो रही है आज अमेरिका में, पहले आयुर्वेद की बुक पढ़ते हैं, उसके बाद में ही आगे की रिसर्च करते हैं। तो चूंकि ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम प्रजापति मजीगृहात्, सारा जो आयुर्वेद है वो ब्रह्मा ने स्मरण करके, भगवान ब्रह्मा ने स्मरण करके लिखा है, और रिसर्च करने के बाद में ही वो बुक में आया है जो हम लोग पढ़ते हैं। और एक बात और बता दूं कि ये तो चलो यहाँ का मुद्दा है, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद के जितने भी सूक्त हैं, जितनी भी औषधियाँ हैं, उन पे सब पे रिसर्च हो चुकी है, और एक भी सूक्त और एक भी औषधि पे कोई भी खंडन नहीं हो पाया है। इसलिए क्योंकि वो ईश्वर ने खुद रिसर्च करके करा है। और जो आज का रिसर्च, आज का जो साइंस है, वो अंडर रिसर्च है, वो कभी गलत भी करते हैं, फिर अपनी बात को खुद ही डॉक्टर जिसने रिसर्च करी थोड़े साल बाद में उसको काट के नई रिसर्च करते हैं, फिर काटते हैं, फिर नई बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई नई रिसर्च, नई साइंस की आवश्यकता है, क्योंकि सारा साइंस आयुर्वेद से ही निकला है। और जितने भी बड़े लेवल के जो कि बुद्धिजीवी डॉक्टर्स हैं, वो इसको मानते हैं कि जो भी काम है वो आयुर्वेद से ही निकला हुआ है। तो
तो मुझे नहीं लगता ये एक उनका बचकाना उन्होंने एक वो करा, क्योंकि उनको कोई पूरी नॉलेज नहीं है, केवल कुछ पढ़ के आए इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, वही उन्होंने कई क्वेश्चंस बोले थे, कई क्वेश्चनों का उन्होंने आंसर दिया था। मैं तो थोड़ा थोड़ा पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, करीब 1 घंटे की वो डिबेट थी, उस 1 घंटे की चीजों में मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहूंगा। जो मुख्य मुख्य उन्होंने पूछा है मैं वो जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं कि तासीर ठंडी होती है, कई चीजों की तासीर जो आयुर्वेद बताता है कि तासीर ठंडी होती है, उसमें उन्होंने कहा था, जैसे जो एंकर महोदया थी उन्होंने पूछा भी कि तासीर को लेकर भी आप नेगलेक्ट कर देते हैं। तासीर जो शब्द है ये बहुत पॉपुलर है हमारे देश में। बोलते हैं खाने की एक तासीर होती है, जैसे रात में चावल नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, इनकी तासीर ठंडी होती है। ये सब ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना, इसमें कोई साइंटिफिक या रैशनल थिंकिंग नहीं होता है। वो बिल्कुल मुझे लगता है कि माइंड के लिए ज़्यादा ही है वो है, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं। एक्चुअल में उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने साइंस पढ़ी है वो ना तो तासीर जानती है। हमने विपाक पढ़ के आए हैं कि ये पचने के बाद इसका क्या क्या इसकी तासीर होगी, ठंडा है या गर्म है। और हम देखें पूरे भारतवर्ष में हम सारे लोग अपने घर में ये मानते हैं कि इस तासीर का ये ठंडा करेगा, गर्म करेगा, और वैसा ही हम अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं। तो उनको एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरा उनको काल का महत्व नहीं पता, क्योंकि समय वो पढ़ के नहीं आए। और आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो समय पढ़ के आया है कि हमारे दिन में 2 बार वायु का काल आता है, 2 बार पित्त का काल आता है, 2 बार कफ का काल आता है। तो उसी के अनुसार जो वस्तुएं हैं वो कार्य करती हैं। जैसे कि आप अगर दही, जैसे वो कह रहे हैं दही चावल रात में नहीं है तो ठंडा हो जाएगा, वो हमेशा आयुर्वेद में मना करा है, इसको नहीं लेना चाहिए। चूंकि उनको अनुभव नहीं है, वो लोगों से मिलते नहीं है, सिर्फ अपना ही अपना बोलना जानते हैं, और कोई उनके पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं है। मैं कहता हूँ अगर साइंस की बात करते हैं, एक डाटा कलेक्शन करें, 100 लोगों को बुलाएं और उनको रात में दही खिलाएं, और दही जो होता है वो अभिषेधी होता है, उसका जो गुण है आयुर्वेद में वो आपके बॉडी में स्टिफनेस लाएगा। 10 साल आप उनको खिलाइए, अब वो चाहते हैं कि आज ही दही खाएं और आज ही सर्दी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है। और जो पेशेंट कफज प्रकृति के हैं उनमें तो तुरंत 2-3 दिन में असर आ जाएगा। आप देखोगे अपना, अगर आप खुद सर्वे करिए और देखिए जो कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं इनको सर्दी जल्दी लगती है, उनको अगर रात में आप ठंडा दही खिलाते हैं या फिर ये चावल खिलाते हैं तो उनको सर्दी का असर होने लगेगा। आप रिसर्च करिए, 10 में से 8 लोगों को हो जाएगा। लेकिन जो कि सम प्रकृति के लोग हैं, जिनकी डाइजेशन पावर अच्छी है, उनको आज नहीं आएगा इफेक्ट, लेकिन लंबे समय पे खाने पे उनको असर आएगा। चूंकि उनको ये भी नहीं मालूम कि बॉडी कितने तरह की होती है, प्रकृति कितने। जब आदमी पैदा होता है तो वातज पित्तज कफज प्रकृति दोनों की सम प्रकृति और एक तृतीय प्रकृति, 7 तरह की प्रकृतियां होती हैं। तो वो ये भी नहीं पढ़ के आए कि प्रकृति कैसी होती है, तो उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि ठंडे खाने से, रात में खाने से क्या असर होगा, दिन में खाने से क्या होगा। आयुर्वेद में तो एक एक चीज बताइए कि कौन सी ऋतु में आपको ये फल फायदा करेगा और किस ऋतु में नुकसान करेगा। आप अपने घर में देख लीजिए, घर में देखिए, आप सभी के में रिसर्च करिए, और जो लोग देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि घर में कुछ चीजें गर्मियों के लिए बनी है, गर्मी में खाने से फायदा होता है, और कुछ चीजें जाड़ों के लिए बनी है और जाड़े में फायदा होता है। तो केवल उनके बोल देने से या मिथ्या भाषण कर देने से मुझे लगता है कि सिर्फ वो गलत और भ्रांति पैदा कर रहे हैं और केवल डॉक्टर होने का नाजायज फायदा उठा। डॉक्टर साहब, अभी जो मशहूर क्रिकेटर हैं विराट कोहली जी, उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अब मांसाहार छोड़ करके मैं शाकाहारी हो गया हूं, मैं शाकाहार खाना खाता हूं। ऐसे में उन्होंने एक उसमें पैराग्राफ भी डाला कि मैंने मांसाहार छोड़ दिया क्योंकि वो एसिडिक होता है और मेरे पेट में जाकर के वो एसिड बनाता था, जिससे कि मुझे परेशानियां होती थी। लोगों ने मुझसे ये भी कहा, कई डॉक्टरों ने, शायद आयुर्वेद से उन्होंने कंसल्ट किया होगा, हालांकि उन्होंने कोई डॉक्टर का नाम तो नहीं डाला, लेकिन शायद मैं समझता हूं कि आयुर्वेद से उन्होंने कंसल्ट किया होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि बॉडी में जाने के बाद में मांस जब हम खाते हैं या मांसाहार करते हैं तो उसके बाद में जो हमारी अंदर जो कैल्शियम होता है उसमें भी कमी आती है मांसाहार करने से। देखो, एक चीज़ होता है कि मीट खाने से जो बोलते हैं कि अल्कलाइन और एसिडिक ना, खून या पेट या हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें एसिड ज़्यादा बनता है मीट खाने से, और अगर हमने मीट छोड़ दिया तो एसिड कम हो जाता है और वैसे अल्कलाइन ये अल्कलिनिटी बढ़ जाता है और हेल्दी हो जाता है। ये जो बोलते हैं उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पबमेड में मिलता है वो स्टडी। नॉर्मली हमको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वो 0.8 से लेके 1 ग्राम पर किलोग्राम होना चाहिए डेली प्रोटीन इंटेक। तो इस स्टडी में उन्होंने ज़्यादातर प्रोटीन दिया
मीट के प्रोटीन दिया था स्टडी में, और उन्होंने देखा है कि वो कैल्शियम का जो रेगुलेशन हमारे शरीर में होता है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो कैल्शियम लॉस तो होता ही नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जब विराट कोहली ने बोला कि पेट का एसिडिटी कम करना है और उससे एसिड कैल्शियम का लॉस जो कम होता है, वो बिल्कुल नॉनसेंस। देखिए, फिर मैं वहीं आऊंगा कि अल्प ज्ञान से आदमी ऐसे ही बातें करता है, क्योंकि मनुष्य जो ईश्वर ने बनाया है वो शाकाहारी बनाया है, मांसाहारी नहीं बनाया है। जितने भी उसमें क्वालिटी हैं वो सब शाकाहारी हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो रात में उठते हैं, रात में विचरण करते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं, 3-4 दिन बाद खुलती हैं। और जितने भी शाकाहारी लोग हैं वो उठते ही उनकी आंखें खुल जाती हैं। अगर हिरन की आंखें 4 दिन बाद खुलेंगी तो मांसाहार जो शेर है उसका शिकार कर जाएगा। इसलिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं। बस हमें देखना होता है अपने विवेक के ज्ञान पे कि हम ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें कैसा दिया है। हमारे इंटेस्टाइन भी शाकाहार को डाइजेस्ट करने के लिए बनी है। अगर मैं ये कहता हूँ आपसे, मैं उन्हीं डॉक्टर से पूछता हूँ, अगर बाई चांस उसका पेट खराब हो जाए और लूज मोशन होने लगे तो वो क्या मांसाहार करेंगे? जबकि लूज मोशन होने पे तो उनको कमजोरी आनी चाहिए। तो क्या कमजोरी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मांसाहार करता हो? मुझे आप बताइए। तुरंत अपने आप बॉडी, प्रकृति मांस के लिए द्वेष पैदा कर देगी। मतलब अच्छा नहीं लगेगा उसको। क्या खाने लगेगा? हल्का खाना, खिचड़ी खाने लगेगा। खुद ही आदमी, बीमार व्यक्ति खुद खाने लगता है, डॉक्टर के कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति उसको अपने आप ही बताती है। हमें कोई मतलब ज्यादा पढ़े लिखे होकर कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है। तो जो भी गुण शाकाहार के हैं, जो आपके, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जीव हो, उनमें जो जो गुण है वो सारे मनुष्य में है। मांसाहार का जो भी गुण है, उनके दांत ऐसे नहीं है इंसान के जो मांस को काट सके। जितने भी मांसाहारी हैं उनके दांत बड़े होंगे जो खुद मांस को काट के खाने के लिए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मांसाहारी है, हमने मांसाहार कर लिया। और इंटेस्टाइन का काम होता है एब्जॉर्प्शन। इसलिए कैल्शियम, जो कैल्शियम की बात आ रही है, जब हम हैवी टू डाइजेस्ट करते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि अग्निमंद से सारे रोग होते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं खुद महसूस करेंगे कि जिनकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी है वो बीमार नहीं होते। और जो रोटी नहीं पचा पा रहे, आप उनको मांसाहार दे दोगे तो इंटेस्टाइन का बात खाने से नहीं है। मॉडर्न हमेशा इनटेक देखता है कि खाना क्या है, और आयुर्वेद हमेशा आउटपुट देखता है। कभी भी आप वैद्य के पास जाओ, वो पूछेगा लैट्रिन कैसी आ रही है, पच रहा है कि नहीं पच रहा है। क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो अगर 100% पचता है, चाहे छोटी सी भी चीज खा रहे हैं, तो कभी आदमी को बीमारी नहीं होती और सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। मैं इस बात को एक बात से सिद्ध करना चाहूंगा। आपने देखा होगा पहाड़ों में बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं जो 110 साल के हैं, 120 साल के हैं। और बात साइंस की है तो आप रिसर्च करिए, डाटा कलेक्शन करिए और उनकी डाइट देखिए। क्या वो मांसाहारी है? वो सिर्फ अन्न, बोला है कि हाथ में, मतलब अपने हाथ में जितना अन्न आ जाए उतना ही दिन भर में खाना चाहिए। एक जीता जागता उदाहरण मैं बताता हूँ। मेरी हेमा जी से टॉक हुई थी एक बार, आप देखेंगे यूट्यूब पे होगा। तो उन्होंने कहा वो आज 80 वर्ष की मुझे लगता है हो गई और बिल्कुल जवान है और फिट है, योगा भी कर रही हैं आज। और केवल खाती कितना है? हाथ में जितना अन्न आता है, मतलब मुट्ठी भर अन्न लेती हैं। और हम लोग क्या, स्वस्थ रहने के लिए जो मॉडर्न साइंस ने बताया ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ, हम जितना ज्यादा खा रहे हैं उतने हम बीमार पड़ रहे हैं। आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर साइंस इतनी डेवलप हो गई, इतने डॉक्टर आ गए, न्यूट्रिशन आ गए जो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू बता रहे हैं कि क्या खाना है नहीं खाना, तो फिर बीमार लोग हो क्यों रहे? तो बीमारी क्यों बढ़ गई? फिर तो बीमारी खत्म हो जानी चाहिए। जो एक आपका ब्रेक डांसर जो माइकल जैक्सन था, उसने अपने साथ में 10-12 डॉक्टर, न्यूट्रिशन सब कुछ रखा हुआ था। उसका मानना था कि मैं 150 वर्ष जीऊंगा, मेरे पास इतना पैसा है। और वो मात्र 52-50 साल में हार्ट अटैक से मर गया 5 मिनट में। अगर इतना ही साइंस डेवलप हो गई हो तो फिर उसको मरना नहीं चाहिए था, जबकि वो न्यूट्रिशन और साइंस के हिसाब से खा रहा था। जबकि आयुर्वेद ने कहा लंगनम परम औषधम। लंगन मतलब फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो ये सबसे पहली औषधि है। इसलिए बोला कि बुखार आने पे खाना छोड़ दो, कोई भी बीमारी आने पे खाना छोड़ दो। और इसके लिए मैं बता दूं, जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने, वो साइंस की बात करते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा फास्टिंग करने से एंटी एजिंग है। तो उन्होंने पूरी साइंस पता नहीं है उनको, आधी अधूरी अधजल जगरी गगरी छलकत जाए वो वाला हिसाब है। तो कुछ पढ़ लिया है इसलिए वो बोल रहे हैं। हम जैसे डॉक्टर साथ में डिबेट में बैठे हो, फिर वो बोले तब हम उनका
जवाब उनके हिसाब से दे पाएंगे। डॉक्टर साहब यही मेरा एक और सवाल, आयुर्वेद कहता है कि हम जो चीज़ें घर में प्रयोग करते हैं या अपनी किचन में जो प्रयोग करते हैं वो सब औषधि हैं, वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं, हमारी चीज़ों को बढ़ाती हैं। एक हल्दी जो आप बताते हैं, अक्सर बताते हैं, मैंने कई डिबेट आपके साथ में की, आप बता देते हैं कि दूध में हल्दी घोल करके लीजिए, कहीं चोट लग जाए, हमारे मम्मी पापा भी हमारे ऐसा करते कट जाता था तो हल्दी लगा देते थे, खून रुक जाता था। तो ऐसे में जब उन एंकर ने पूछा कि क्या हल्दी उपयोगी है, तो उनका एक बहुत अजीब सा सवाल जवाब आया। नंबर 1 इंडिया में होगा हल्दी दूध, क्योंकि हल्दी टर्मरिक जो हम बोलते हैं वो एक किचन स्पाइस है, वो सिर्फ कलरिंग और फ्लेवरिंग के लिए उसका यूज़ होता है। हल्दी का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 2% से कम है। 98% जो हल्दी होता है वो स्टूल से बाहर निकल जाता है, शरीर के अंदर रुकता ही नहीं है। रुकता ही नहीं है। तो कैसे होगा उसका बेनिफिट? क्या मानते हैं आपकी वाकई में जो उन्होंने कहा हल्दी क्या ऐसी प्रयोग की है? ये तो मैं बिल्कुल हंसी का एक क्वेश्चन उन्होंने जवाब दिया। एक्चुअल में वो अपनी मतलब आयुर्वेद को नहीं नकार रहे हैं, वो अपने लालन पालन को नकार रहे हैं, अपनी माँ के बनाए हुए खाने को नकार रहे हैं, अपनी दादी नानी सबको नकार रहे हैं, क्योंकि उसी को पीने से, सब्जी में डालने से, वो जितने मसाले उनके किचन में थे, उनकी माँ ने जो खाना बनाया, तभी उनके दिमाग में इतनी शक्ति आ पाई और शरीर में इतनी शक्ति आ पाई कि वो MBBS जैसा कोर्स कर पाए। तो वो इसको नहीं नकार रहे आयुर्वेद को, वो आयुर्वेद को नकारने के चक्कर में अपने जितना जो उन्होंने खाया पिया है, अपने माँ, अपने जितने परिवार के जितना भी सब नकार रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो तो नहीं मान रहे, लेकिन उनकी मदर मानती है, उनकी नानी और उनकी दादी मानती है। इसीलिए जब सब्जी बनाई जाती है, वो उसी के गुण दोष के आधार पर ही मसाले मिलाए जाते हैं। क्या मुझे बता दो, क्या सभी में हल्दी मिलाई जाती है, या सभी में जीरा मिलाया जाता है, या सभी में क्या सारा मिक्स करके मिला दिया जाता है? क्या जब भी दाल बनती है उसमें गुण दोष कैसे हैं? वायु बढ़ाए तो अदरक डालनी पड़ेगी, जीरा डालना पड़ेगा, जिससे कि उस जो दाल खाई है उससे वायु ना बढ़ जाए, गैस ना बन जाए। ऐसे ही बहुत सारी सब्जियां हैं जिससे पित्त ना बढ़ जाए, उसमें वैसी औषधि डाली जाती है। सब कुछ उसी दोष के हिसाब से ही हमारे यहाँ चलता चला आ रहा है, चाहे हम आयुर्वेद को माने या ना माने। तो आयुर्वेद को वो ना माने अलग चीज है, लेकिन आयुर्वेद उनके रग रग में, उनके खून में है, और वो माने या ना माने, उन्होंने ज्यादा पढ़ के आए हैं और पूरा पढ़ के नहीं आए, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। आज दुनिया आयुर्वेद के लिए पीछे पड़ी हुई है, जहाँ से वो बात साइंस की कहते हैं, जहाँ से साइंस निकला है, आज हल्दी के लिए पेटेंट कराने के लिए परेशान है वो। ये पेटेंट हो जाए, लोग बाग हेल्दी हो रहे हैं और तुरंत जख्म भर रहा है। ये तो रिसर्च है, वो पता नहीं कौन से रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं। आप शहद से अगर कहीं जख्म हो जाए, खोल के शहद से भी आप ड्रेसिंग कर देते हो, तो बीटाडिन के मुकाबले जल्दी बढ़ता है। ये ऑलरेडी रिसर्च पेपर है, इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब यही उन्होंने एक शब्द और कहा था, केवल आयुर्वेद को लेकर ही उन्होंने टिप्पणियां नहीं की थी, उन्होंने होम्योपैथिक को लेकर भी टिप्पणी की थी। जब डॉक्टर ने पूछा कि हम होम्योपैथिक दवाई खाते थे, तो वो कह रहे थे कि मैं भी 10 साल से खा रहा था, लेकिन बेकार है, फिजूल है होम्योपैथिक दवाई खाना। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं यार? बोले उसमें कुछ नहीं है, होम्योपैथिक दवाई में केवल शुगर है, और शुगर के साथ में पानी है, और पानी के साथ साथ में शराब है, यानी अल्कोहल है। तो ऐसे में वो उनको भी नथिंग मानते हैं, वो दवाई को, होम्योपैथिक दवाई को नथिंग कहते हैं कि नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बेकार है। कई लोगों को लगता है होम्योपैथी में बस अल्कोहल डाली जाती है दवाइयों के अंदर। सही है। बचपन में होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत खाई, आप कह रहे हो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ? नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक है कि वो सिर्फ स्वीट्स जैसा है। हाँ, मीठी होती थी। मीठी होती है, वो तो मिल्क शुगर है तो मीठी होती है, नहीं तो पानी जैसा है, सिर्फ मीठा पानी होता है या वो शराब होता है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसे मैंने उनका होम्योपैथिक के बारे में भी सुना, उनका कहना था कि होम्योपैथिक डाइल्यूट करके करी जाती है, और जितना डाइल्यूट करेंगे ज्यादा एक्शन में कन्वर्ट होती है। तो वो उनका मानना था कि डाइल्यूटेशन से तो एक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि होम्योपैथिक मैं बता दूं वो भी आयुर्वेद से ही बनी है। जितने भी टिंचर फॉर्म है, जैसे हम अश्वगंधा है, ओपी, बहुत सारी जितनी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, हम उनको टिंचर फॉर्म में कर लेते हैं, उनको डाइल्यूटेशन करते हैं, और जितनी डाइल्यूट होती है वो ज्यादा एक्शन करती है। तो वो बड़े उससे कह रहे थे, हंस के कह रहे थे, मैंने उनका वीडियो देखा, मुझे भी हंसी आई। कह रहे हैं कि डाइल्यूट करने से एक्शन क्या होगा। तो उनको मैं बता दूं, वो बिल्कुल ही इस बारे में अनभिज्ञ है, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। और जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री करी है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि ऐसे उन्होंने छात्र निकाले हैं जो हमें आपको बैठ के डिबेट करनी पड़ रही है। आपने सुना होगा, अच्छा मैं उनसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर उनको जहाँ भी रहते हो, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली को पूरा उड़ाना हो तो कैसे उड़ाएंगे?
एक बड़ा सा बम लेंगे उससे उड़ाएंगे या एटम बम से उड़ाएंगे, आप बताओ। बड़ा सा बम या एटम बम गिराएंगे? हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहर पूरा का देश एटम बम से हो गया। और एटम क्या होता है आपको मालूम है? एक सुई की नोक का 10,000वां हिस्सा। न्यूक्लियर बम और ज्यादा खतरनाक होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? इस सेल, जो हमारा जो सेल है वो बहुत छोटा होता है, जो आप अब देख नहीं सकते। मतलब अगर इस टुकड़े को इतना अगर हम लें तो इसमें कम से कम 1 लाख सेल होंगे। इस टुकड़े में अगर इतना सा नोक बराबर, उसमें इतने सेल होंगे, उसके अंदर हर एक में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर बम इतना पावरफुल है, वो सबको, पूरे देश को आज उड़ाने की बात चल रही है। वो किससे उड़ाने की बात है? हथगोले से चल रही है क्या? जो घर में वो बनाएंगे गंधक और पोटाश डाल के उसको उड़ा के आएंगे। भाई न्यूक्लियस बम से चल रही है कि जो न्यूक्लियस है इतना पावरफुल है, तो वो एनर्जी कहाँ है? जितना आप माइन्यूट करोगे उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो उनको ये बात शायद मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात कह दी। होम्योपैथिक जो है डाइल्यूटेशन है, जितना एनर्जी उसमें जितना छोटा सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा एनर्जी देगा। और रही बात एनर्जी का, मेरा काम भी एनर्जी पे है, तो एक दिन वो आ जाए और सारी एनर्जी मैं यहाँ नपा दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ, जिसमें चाहेंगे और जैसे चाहेंगे, मुश्किल से 1 मिनट में वो जो मोबाइल रख रहे हैं उसमें क्या एनर्जी है, गाय के गोबर में क्या एनर्जी, इसको वो नकार रहे हैं। फिर आप देखें ना उनको सामने ही डिबेट में कि वो एनर्जी किस में है और कितना माइन्यूट में है, उनको पूरी नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो किसी एक षड्यंत्र की तरह तहत ये बात कर रहे हैं कि लोगों को भरोसा हो कि आयुर्वेद कोई काम नहीं करती है। अगर एलोपैथिक या कोई भी दवा इतना ज्यादा अच्छा काम कर रही थी तो इतने सारे हॉस्पिटल खुल गए, तो फिर भाई पेशेंट खत्म क्यों नहीं हो गए? और हर पहले वृंदावन में आप देखोगे आज से 50 वर्ष पहले 2-4 वैद्य होते थे जो पूरे वृंदावन को, आसपास के 100-200 गांव को मैनेज करते थे और पेशेंट नहीं होते थे। और सारे लोग अपने ही घर में वो जो हल्दी की बात कह रहे हैं वहीं से तोड़ते थे, खाते थे, सही हो जाते थे। आज आप देख लीजिए कम से कम मैं सोचता हूँ 200 डॉक्टर तो वृंदावन में होंगे। इतने हॉस्पिटल, इतने दवाइयाँ, और दवाइयों का कई 100,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। अगर साइंस इतना डेवलप है, इतने डॉक्टर सारे सब कुछ जान गए, तो फिर भाई पेशेंट परेशान क्यों है? फिर तो निरोगी होना चाहिए, एक उनको देना चाहिए कि कोई डिवाइस दे दो हमेशा निरोगी हो जाए। तो निरोगी के लिए फिर आयुर्वेद पे क्यों आना पड़ रहा है? आप मेरे यहाँ डाटा देखिए, हम तो सारा डाटा की बात करते हैं। अगर उनको बहुत डाटा का शौक है मेरे यहाँ आ जाइए, मैं बताऊंगा कि कितने मॉडर्न साइंस में फेल हो गए ऑपरेशन फिस्टुला के, उसके बाद हमने करे, हमने क्या क्या नई सर्जरी बनाई, कितने ग्राम हम बताएंगे उनको अगर हमारे पास में आएंगे कि डाटा क्या चीज होती है। और सारे पेशेंट मेरे यहाँ, सारे पेशेंट मॉडर्न साइंस से करा के ही आ रहे हैं दोबारा रिकरेंट है, और यहाँ से नहीं विदेशों से आ रहे हैं। तो अगर इतना ही सब कुछ मॉडर्न में हो गया तो आप बिल्कुल आयुर्वेद को नकार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आयुर्वेद का अपना स्थान है, मॉडर्न का अपना स्थान है। मॉडर्न जहाँ पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी की आवश्यकता है, क्योंकि आयुर्वेद को आज नालंदा यूनिवर्सिटी परसों जो हुई है वो क्या था, वहाँ सारे मतलब इमरजेंसी ड्रग भी थे, इमरजेंसी में पड़ा जाता है, वो सारा विलुप्त हो गया। अब केवल क्रोनिक बीमारियों में हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन पहले वो भी था। लेकिन मॉडर्न जो कर रही है वो हम उसको नहीं नकार रहे हैं, इमरजेंसी में उसका काम है, काम करिए। हम बात कर रहे हैं क्रोनिक में, क्योंकि एक्यूट पेशेंट मुश्किल से 10 से 20% है, 80% जनता क्रोनिक बीमारियों से परेशान है। आप कैसे नकार सकते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं कर सकता? ये मेरा खुला चैलेंज है, कभी भी आइए, ऊर्जा नापी है आयुर्वेद के लिए जो देखना है नापी। और रही होम्योपैथिक की बात, तो एक ड्रग आती है ओपीएम, उसको मुंह पे 2-3 बूंद डाल कर देखिए, काम करती है नहीं करती है आपको पता चल जाएगा कि ओपीएम काम करती है कि नहीं करती है। ये सब गुमराह करने वाले देश को गुमराह कर रहे हैं, जिससे लोग बाग आयुर्वेद पे जो एक भरोसा बन रहा है, सनातन धर्म पे एक भरोसा बनता चला जा रहा है। हम तो मंत्रों के द्वारा अर्धवेयोशी में ले जा रहे हैं, और नहीं है तो वो आ जाइए, उनको दिखा देंगे हम कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए, कैसे भी हमारा हिंदू, हमारा भारतीय जाग ना जाए और वो वापस आयुर्वेद पे वापस ना आ जाए, योग पे वापस ना आ जाए, इसलिए ये सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, डॉक्टर का नाम बदनाम किया जा रहा है। मुझे लगता है बाकी सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति ना बोले, जिससे दूसरे पैथियों पर बिल्कुल ऐसा जीरो करके जो पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है।
डॉक्टर साहब यही उन्होंने जो योग हमारे मोदी जी और योगी जी के द्वारा भी कहा गया था कि योग करना चाहिए, और अब बरसों से, हजारों वर्षों से ऋषि मुनि भी योग करते हुए आए हैं। योग पद्धति हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, प्राचीन है, और उनको अब ज्यादा बढ़ावा भी दिया गया है, सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया है, योग दिवस बना दिया गया है एक दिन के लिए। तो ऐसे में वो कहते हैं कि योग जो होता है, जिससे कि कहते हैं कि लोग योग करने से लीवर ठीक हो जाता है, लीवर की सूजन खत्म हो जाती है, किडनी ठीक हो जाती है, बाल ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये केवल और केवल एक फिजूल की बातें हैं। क्या आपने ये बोला है कि योगा से स्किन और बालों का कोई कनेक्शन नहीं है? आप चाहे कोई भी योगा का आसन कर लें, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। सिर्फ स्किन या बाल का नहीं, डायबिटीज़, थायराइड का डिसीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब लोग बोलते हैं। इवन फैटी लीवर बोलते हैं कि योगा करने से फैटी लीवर भी कम हो जाता है। ये सब टोटल नॉनसेंस है, बकवास है। देखिए, मैं मोदी जी योगी जी पे नहीं जाऊंगा, फिर वो कहेंगे कि पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो बात उन्हीं पे कर रहा हूँ कि आप कहते हो कि योग कुछ नहीं है, और मैं कहता हूँ कि जो आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, आपकी नानी दादी सारी जो नॉर्मल डिलीवरी कराती थी, वो योग का कमाल था। वो झाड़ू लगाती थी, वो पोछा लगाती थी, वो एक योग था जिससे कि मसल्स रिलैक्स होती थी। आज देखिए, आप जो योग कह रहे हैं, जो लोग बागों को इतनी सुविधाएं मिल गई, इसकी वजह से मसल्स रिलैक्सेशन खत्म हो गया और नॉर्मल डिलीवरी होना बंद हो गई। जबकि पहले कहाँ सिजेरियन हुआ करते थे। तो आपकी खुद माँ और खुद परिवार के सारे लोग योग करते थे, और अगर योग में उनको भरोसा नहीं है तो हम योग निद्रा में बहुत गहराई में ले जाते हैं पेशेंटों को, और उसके द्वारा अर्धबेहोशी में ले जाते हैं। तो अगर वो आते हैं पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, तो उनको तुरंत हम योग का कमाल दिखाएंगे कि योग क्या है और कितने रिसर्च हो चुके हैं। पूरी दुनिया योग के लिए पागल है। आप हरिद्वार जाकर, ऋषिकेश जाकर देखिए, कितने फॉरेनर आके योग सीख रहे हैं, योग शिक्षक बन के बाहर जा रहे हैं, और सारे लोग निरोगी रह रहे हैं। कितनी रिसर्च हो गई। अब सिर्फ आप अपनी ही मानोगे तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जांच करानी पड़ेगी कि जितनी रिसर्च है आप नहीं मानोगे, सिर्फ अपना ही अपना मानोगे। तो इतना ईगो सही नहीं है समाज के लिए भी। और हम सब लोग समझ रहे हैं, अब आने वाली पीढ़ियां भी समझ रही हैं कि आयुर्वेद क्या है, योग क्या है, हर चीज समझ रही है। और खाने पीने से क्या हो रहा है, हो सकता है वो रात में ज्यादा लेट सोते हो, सुबह लेट उठते हो, जब तक सूर्योदय हो चुका हो। उनको नहीं पता योग क्या है, कभी देखा नहीं उन्होंने। हो सकता है आजू बाजू कहीं देखा नहीं कि जो 70-80 साल के लोग योग कर रहे हैं और निरोगी हैं, उन्होंने वो माहौल नहीं देखा होगा, इसलिए वो ये बात कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी थी, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, और साथ में मैं ये कहना भी चाहूँगा, हालांकि चैनल सम्मानित है, चैनल के जो एंकर हैं वह सम्मानित हैं, बीच बीच में उन्होंने ये डाला भी है, लिखा भी है कि हमारा आए हुए मेहमान से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम इन चीज़ों को नहीं स्पष्ट नहीं करते हैं कि हाँ वाकई में ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसी जो भ्रांतियां हैं वो समाज में ना जाएं। आयुर्वेद अपनी जगह है, एलोपैथी अपनी जगह है, और जो होम्योपैथिक है वो अपनी जगह है। सबका एक अलग अलग काम है। हालांकि आयुर्वेद का अगर मानना, जिस तरीके से डॉक्टर साहब कहते हैं कि आयुर्वेदिक सबसे बड़ी एक, मैं कहूँ कि मास्टर यही है, प्रिंसिपल यही है, बाकी सब चीजें इससे ही निकली हैं। हालांकि डॉक्टर साहब कभी कभार हम लोगों को भी चर्चा में आमतौर पर बता देते हैं कि जो जो दवाइयाँ, जो आप लोग इंग्लिश दवाइयाँ देते हैं, उसमें भी आयुर्वेद के पुट हैं। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो इनो हम लोग यूज करते हैं, इनो हम जो खाते हैं, कहते हैं कि 6 सेकंड में गैस खत्म हो जाती है, वो इनो आयुर्वेदिक है। डॉक्टर साहब ऐसा ही कुछ है इनो? बिल्कुल आयुर्वेद है। अच्छा, डॉक्टर साहब को एक बात और बता दूं, शायद वो पूरा नॉलेज नहीं है। जो आप सर्जरी, आप कह रहे हैं ना कि आयुर्वेद कुछ नहीं है, जो आप सर्जरी की बुक पढ़ते हैं, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी मैं नहीं जानता, लेकिन फादर ऑफ सर्जन कौन है? सुश्रुत हैं। तो जो आप खुद ही फादर, मतलब अपने फादर को सुश्रुत मानते हो, क्यों मानते हो आप? क्योंकि आपने प्लास्टिक सर्जरी उनसे सीखी है, आपने सारे इंस्ट्रूमेंट आयुर्वेद के उनसे सीखे। जितने हमारे बुक में इंस्ट्रूमेंट है आप ही यूज कर रहे हो। केवल इंग्लिश में नाम देने से आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं हो जाएंगे, इंग्लिश में बोल देने से ऐसा नहीं हो जाएगा ये आपका हो गया। तो मुझे लगता है उन्होंने कौन सी बुक पढ़ी है, मुझे तो हंसी आती है कि उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ा कि वो क्या, कौन सी सर्जरी की बुक पढ़ के आए जिसमें फादर ऑफ सुश्रुत है, पहला स्मरण, सारे साइंस, पूरा वर्ल्ड, पूरे वंश वर्ल्ड के साइंस, जो सर्जन है पहले हाथ सुश्रुत के आगे जोड़ते हैं। अगर आयुर्वेद है ही नहीं तो आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो?
बिल्कुल सही बात है। तो वाकई में आज आयुर्वेद को लेकर के स्पर्श हो गया और साथ में उन्होंने आयुर्वेद के साथ साथ में होम्योपैथिक को भी स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से उन्होंने होम्योपैथिक और आयुर्वेद दोनों को बेकार बताया, खाली एक अपनी मॉडर्न साइंस को ही उन्होंने एक प्रबलता दिखाई, स्फूर्तिता दिखाई कि जो मॉडर्न साइंस है वो ही सबसे ज्यादा उपयोगी है, बाकी के कुछ भी उपयोगी नहीं है, तो ये सारी चीजें नेग्लेक्ट करते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने उन्हें चैलेंज भी दे दिया है, वो कहते हैं कि अगर वो चाहें तो डिबेट पे आ सकते हैं, मेरे साथ डिबेट पे भी बैठ सकते हैं। लल्लन टॉप चैनल भी अगर चाहे तो डॉक्टर साहब को बुला सकता है, वो यह भी कह देते हैं कि मुझे बुला सकता है और मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। वह अपने जो नई टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के बैठे, लेकिन वह जिस तरीके से उन्होंने एक शब्द कहा था कि जो आयुर्वेद के जो बीएमएस डॉक्टर हैं वो पुरानी पद्धति से पढ़ करके आए हैं, वो क्या जानते हैं मॉडर्न साइंस को, तो वो कहते हैं कि मुझे बैठा लीजिए, फिर मैं उनको मॉडर्न भी समझाऊंगा और आयुर्वेद भी समझाऊंगा। तो ये रही आज हमारी एक परिचर्चा। मैं परिचर्चा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चर्चा वहां हुई थी, उस चर्चा का निचोड़ आव निकल करके आया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नेगलेक्ट किया था वो देखिए एक शालीनता किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो न्यू टेक्नोलॉजी है या कह लीजिए कि साइंस है, मैं उसको नकारता नहीं हूं, बिल्कुल इंस्टेंट इलाज देने के लिए साइंस बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि दवाई हम बुरा नहीं कहते हैं इसको, हम तुरंत उनसे कहते हैं कि एलोपैथिक बढ़िया है, दवाई लीजिए, आप एलोपैथी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन किसी को नकारना सही नहीं है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी और अन्नू ठाकुर के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।